हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पुष्पा 2 की कहानी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो पूरी तरह से थिएटर में धमाका कर दिया है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, और जो नहीं देख पाए हैं उनके लिए हम फुल स्टोरी लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जापान से, जहाँ एक सीप के जरिए कुछ अनजान कंटेनर्स आते हैं। इन कंटेनर्स में लाल चंदन की लकड़ियाँ भरी होती है और उनके साथ ही पुष्पा भाव भी मौजूद होते हैं। जब जापान के लोग इसे देखते हैं तो वो पुष्पा भाव को पकड़कर उल्टा लटका देते हैं, लेकिन पुष्पा किसी से कम नहीं। वो अपने हाथ छुड़ाकर इन जापान के लोगों के साथ जबरदस्त फाइट करता है। पता चलता है कि जापान के लोगों ने पुष्पा के लाल चंदन की लकड़ियों का पैसा अब तक नहीं दिया था, इसलिए पुष्पा भाव खुद उनके पास आ गया। लेकिन फाइट के दौरान एक गोली लगती है और पुष्पा समुद्र में गिर जाता है। तभी मालूम पड़ता है कि ये सब एक सपना था। अब असली कहानी शुरू होती है, जहाँ पुष्पा एक बड़े सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। वो लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग का मास्टरमाइंड है और डिसाइड करता है कि लकड़ियां कहाँ जाएगी। पुष्पा की चल रही थी, लेकिन उसके दुश्मन भी काफी हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है आईपीएस शेखावत सिंह, जिसको पुष्पा ने पहली मूवी में बेइज्जत किया था। शेखावत पुष्पा से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। वो खुद मजदूर बन के पुष्पा के मजदूरों के साथ जंगल में लाल चंदन काटता है। उसके बाद पुष्पा के लोगों को रंगे हाथ पकड़ के उन्हें अरेस्ट करवा देता है। फिर 230 मजदूरों को मारकर जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पुष्पा भाव के एंट्री होती है। पुष्पा पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन शेखावत वह नहीं होता। पुष्पा सिर्फ एक मजदूर सीनू को लेने आता है, क्योंकि उसकी शादी होती है। लेकिन जब पुष्पा अपने मजदूरों की हालत देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो पुलिस से कहता है जिन्होंने इन मजदूरों को मारा उन्होंने पुष्पा पर हाथ उठाया है। पुष्पा सारे मजदूरों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों से कहता है तुम्हारे रिटायरमेंट तक जो पैसे कमाओगे वो पुष्पा देगा। पुलिस वाले सब समझ जाते हैं कि पुष्पा के आगे उनकी नहीं चलेगी। जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सारी पुलिस फोर्स ने इस्तीफा दी है और कहीं न कहीं ये पुष्पा ने ही कराई है। पुष्पा भाव चाहे इलीगल काम करे, लेकिन अपने मजदूरों का और अपनी बीवी श्रीवल्ली का ख्याल बहुत रखता है। अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली अपने मंदिर की पूजा के लिए जाती है। वही मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी होता है। मुरली श्रीवल्ली को नीचा दिखाते हुए कहता है तुम पूजा करवा लोगी, पर क्या तुम्हारे पास अपना गोत्र और सिर्फ अपना सरनेम है? मुरली हमेशा श्रीवल्ली का अपमान करता है, लेकिन उसकी बेटी कावेरी श्रीवल्ली को पसंद करती है और उनका सम्मान करती है। कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है और उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है, लेकिन मुरली कावेरी को श्रीवल्ली से बात करने से मना करता है। इस सब के बीच पुष्पा श्रीवल्ली की हर बात मानता है। उस दिन पुष्पा अपने दोस्त सिद्धप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने की तैयारी में होता है। श्रीवल्ली पुष्पा से कहता है अगर तुम सीएम से मिलने जा रहे हो तो उनके साथ एक फोटो जरूर खिंचवाना, ताकि मैं उसे फ्रेम करा के घर के हॉल में लगा सकूं। पुष्पा ने श्रीवल्ली से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो सीएम के पास पहुंचता है तो वहाँ कुछ और ही होता है। पुष्पा अपने सिंडिकेट के फंड के जरिए सीएम को सपोर्ट करता है, पर सीएम पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है। सीएम कहता है जूती चप्पल जो है वो पाँव में ही अच्छी लगती है, हाथ में नहीं। सीएम श्रीवल्ली के बारे में भी कुछ अपमानजनक बातें बोलता है, जो पुष्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाहर आने के बाद पुष्पा सिद्धप्पा से कहता है अगर तू सीएम होता तो क्या तू भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाता? सिद्धप्पा जवाब देता है मैं कुछ भी बन जाऊं तेरे साथ फोटो जरूर खिंचवाता, क्योंकि तू मेरा भाई है। ये सुनकर पुष्पा सिद्धप्पा से कहता है तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर ले। पुष्पा सिद्धप्पा से सीधा सवाल करता है सीएम बनने के लिए कितने पैसे चाहिए? सिद्धप्पा शॉक्ड हो जाता है पहले तो, क्योंकि सीएम बनना इतना आसान नहीं था, और वो पुष्पा को समझाता है कि सीएम बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन पुष्पा कहता है तुम सिर्फ सीएम बनने के लिए क्या करना होगा ये मुझे बता दो। उसके बाद सिद्धप्पा कहता है करीबन 1 करोड़ लगेगी। पुष्पा कहता है मैं तुझे 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तू ही बनेगा। इसके बाद सिद्धप्पा एक सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाता है जो सीएम की पोजीशंस के लिए मदद कर सकता था। मिनिस्टर के पास एक भाई भी होता है और पुष्पा सिद्धप्पा के जरिए उनसे बात करवाता है। मिनिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए पुष्पा एक सोफा भिजवाता है जिसमें 25 करोड़ छुपे होते हैं। सिद्धप्पा ये सब देखकर पुष्पा से कहता है इतना पैसा बहाना गलत है। पुष्पा सिद्धप्पा को समझाता है और कहता है अब पुष्पा सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो गया है। पुष्पा बताता है कि पहले वो मुरुगन के जरिए लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता था, जिसमें उसे 1 टन पर 1.5 करोड़ मिलते थे। लेकिन अगर वो ये डील डायरेक्टली विदेशों में करे तो उसे 1 टन पर 2 से 2.5 करोड़ मिल सकते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा तुरंत ही विदेश पहुंचता है और वहाँ एक बड़े बिजनेसमैन के साथ डील करता है। पुष्पा बिजनेसमैन को 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियाँ देने का वादा करता है। इसके बदले में पुष्पा को 500 करोड़ मिलने वाले होते हैं। पुष्पा अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और अपना एम्पायर और बड़ा बनाने के लिए काम शुरू कर देता है।
देता है। पुष्पा सभी सिंडिकेट के मेंबर्स को कह दिया कि सब जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। सिंडिकेट के मेंबर्स तुरंत ही काम पर लग गए और हर जगह से लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करने लगे। पुष्पा के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा हो रही थी, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और एंट्री होती है मंगल और उसकी वाइफ की। मंगल चीनू को पता चल जाता है कि पुष्पा 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भेजने की तैयारी कर रहा है। वो तुरंत शेखावत के पास जाकर ये बात बताता है और कहता है कि शेखावत इसे जब्त कर ले। साथ ही मंगल चीनू और उसकी वाइफ शेखावत को सजेस्ट करते हैं कि सिंडिकेट के मेंबर्स को डरा धमका कर रोक दिया जाए ताकि पुष्पा का काम ना हो। लेकिन असली वजह ये थी कि मंगल चीनू खुद सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने की चाहता था। जब शेखावत को इस बात का पता चलता है तो वो सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा देता है। एक दिन एक ट्रक जो लाल चंदन से भरा होता है चेक पोस्ट पर पहुंचता है। शेखावत वहां पहुंचता है और बिना किसी रहम के ट्रक को जला देता है। उसके बाद शेखावत सिंह सिंडिकेट के एक मेंबर को पोल से धक्का देकर मार डालता है। मंगल चीनू चाहता था कि बस सिंडिकेट के मेंबर्स को डरा धमकाकर उन्हें रोक दिया जाए, लेकिन शेखावत सिंह कहता है मेरा डराने का अंदाज अलग है। अगर एक को मार दिया है तो बाकी लोग स्मगलिंग करने से खुद ही डरेंगे। उसके बाद सिंडिकेट का मेंबर मारा गया था, उसकी श्रद्धांजलि के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। तभी मंगल चीनू और कुछ लोग सिद्धप्पा के पास जाकर कहते हैं अगर पुष्पा और शेखावत सिंह के बीच दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो पुष्पा को प्रेसिडेंट के पद से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा ये होने नहीं देना चाहता। सिद्धप्पा तुरंत शेखावत सिंह के पास जाता है और उससे 10 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन शेखावत सिंह रिश्वत लेने से मना कर देता है और कहता है उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तभी सिद्धप्पा कहता है अगर वो तुमसे सबके सामने माफी मांग ले तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? ये सुनकर शेखावत सिंह तुरंत हाँ कहता है और कहता है पार्टी का इंतजाम करो ताकि सबके सामने पुष्पा माफी मांग सके। पार्टी वाले दिन सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि क्या पुष्पा शेखावत सिंह से माफी मांगता है या नहीं। पुष्पा ने कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन इस बार सिद्धप्पा, श्रीवल्ली और कटलेट ने उसे कहा कि सिंडिकेट की भलाई के लिए शेखावत सिंह से माफी मांग ले। पुष्पा शराब के नशे में था, इसलिए वह सबके सामने शेखावत सिंह से माफी मांग लेता है। शेखावत सिंह ये सुनकर इतना खुश हो गया कि उसने पुष्पा की माफी वाली रिकॉर्डिंग तक कर ली और बार बार सुन रहा था। पार्टी के बाद जब पुष्पा घर जा रहा था तो उसे अपनी हरकत का एहसास होता है और वो अपने आप से नफरत करने लगता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपनी कार को वापस मोड़ता है और फिर से पार्टी में चला जाता है। पार्टी में जब शेखावत सिंह वहाँ से निकलने वाला था, पुष्पा उसकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे शेखावत सिंह स्विमिंग पूल में गिर जाता है। पुष्पा वहाँ जाकर पूल में ही पेशाब कर देता है। शेखावत सिंह को चैलेंज करता है। पुष्पा एक ब्रांड है और पुष्पा कभी किसी के सामने नहीं झुकता। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर के बाहर भेजूंगा। अगर एक भी लकड़ी तेरे हाथ लगी तो मैं तेरे लिए जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। ये सुनकर शेखावत सिंह गुस्से में उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में शेखावत सिंह सभी चेक पोस्ट को बंद करवा देता है ताकि पुष्पा का माल बॉर्डर के बाहर ना जा सके। लेकिन शेखावत सिंह को एक बात समझ आती है, जो ब्रिज के नीचे की नदी है वो पूरी तरह से सूखी है। उसे समझ आता है कि पुष्पा अपना माल नदी के रास्ते निकलने वाला है। उसका शक सही साबित होता है और पुष्पा के ट्रक्स नदी के रास्ते बॉर्डर के बाहर जा रहे होते हैं। शेखावत सिंह पुलिस जीप के साथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक्स नहीं रुकते। आखिरकार शेखावत सिंह एक बड़ी शॉटगन लेकर ट्रक्स के सामने खड़ा हो जाता है और फायरिंग करने लगता है। तभी कटलेट जो पुष्पा के साथ होता है उसे फोन पर सब कुछ बताता है। पुष्पा उससे कहता है सभी ड्राइवर्स को वहाँ से निकाल लो, मुझे किसी की जान खतरे में नहीं डालनी। कटलेट पुष्पा की बात सुनता है और सभी ड्राइवर्स को वहाँ से निकाल लेता है। शेखावत सिंह फायरिंग करता है और जो ट्रक्स है उन्हें जब्त कर लेता है। मंगल चीनू और उसकी वाइफ जो ये सब देख रहे होते हैं खुशी से झूम उठते हैं। वो मीडिया के सामने जाकर बोलते हैं कि ये सब पुष्पा का माल है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि वो ट्रक्स में लाल चंदन की लकड़ियां नहीं बल्कि नॉर्मल लकड़ियां थी। ये देख कर शेखावत सिंह का गुस्सा और बढ़ जाता है। पुष्पा वहाँ आकर कहता है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, मैं वाइल्ड फायर हूँ। पुष्पा इशारे में ये भी बोलता है कि जल्दी ही असली लाल चंदन का माल बॉर्डर के बाहर निकल जाएगा और अगर शेखावत सिंह रोक सकता है तो रोक ले। पुष्पा अपनी फैमिली के साथ माता काली के फेस्टिवल में जाता है। वहाँ श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगता है। उसके बाद पता चलता है श्रीवल्ली माँ बनने वाली है। श्रीवल्ली के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर पुष्पा काली माता का गेटअप धारण करता है और एक तांडव करता है। इस दौरान श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। पुष्पा जवाब देता है कि उसकी एक इच्छा है, वो काली माता से लड़की मांग रहा है। उसका मानना है कि अगर लड़की होगी तो उसे दूसरे घर जाकर नया सरनेम मिलेगा, जबकि लड़का हुआ तो उसे उसका सरनेम देना पड़ेगा। उसी समय कुछ लोग पुष्पा की भतीजे के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं।
ये देखकर पुष्पा गुस्से से भर जाता है और उन लोगों से भर जाता है। तभी मुरली वहाँ पहुँचता है और पुष्पा से कहता है कि चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, उसे अपने बाप का नाम नहीं मिलेगा। मुरली उसे अनाथ कहकर ताना मारता है। ये सुनकर श्रीवल्ली गुस्से में मुरली को डांट देती है। इसके बाद मुरली उन बदमाशों को पकड़वा कर आधा गंजा करवा देता है जिन्होंने कावेरी के साथ बदतमीजी की थी। दूसरी ओर मंगल चीनू, उसकी पत्नी और शेखावत सिंह मुख्यमंत्री सीएम के पास जाकर शिकायत करते हैं। वह कहते हैं कि अगर लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर गई तो सीएम की गद्दी खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि इससे 2000 करोड़ की फंडिंग रुक जाएगी। ये सुनकर सीएम तुरंत आदेश देता है कि इन लकड़ियों को रोक दिया जाए। लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी है। शेखावत सिंह वहां पहुंचता है, लेकिन वो लकड़ियों को पकड़ने में नाकाम रहता है। लकड़ियां सीप के नीचे छिपाकर भेजी जा रही थी, इसीलिए शेखावत सिंह उन्हें पकड़ नहीं पाता। माल डिलीवर हो जाने के बाद पुष्पा को भारी रकम मिलती है। इस पैसे से वो सभी विधायकों MLAs को खरीद लेता है। वो पैसों को सोफों के अंदर छिपाकर विधायकों के पास भिजवा देता है। शेखावत सिंह को अपनी हार का एहसास होता है। गुस्से और नशे में वो नकली लाल चंदन की लकड़ियों को आग लगा देता है। इस दौरान वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें शेखावत सिंह मारा जाता है। हालांकि उसकी मौत की खबर बाहर नहीं आती। कुछ दिन बाद सीएम बदलकर सिद्धप्पा बन जाता है। सिद्धप्पा श्रीवल्ली को बताता है कि उसकी एक फोटो की वजह से वो सीएम बना है। पुष्पा ने इस दिन को खास इसलिए चुना क्योंकि ये श्रीवल्ली का जन्मदिन था। पूरे परिवार और दोस्तों के साथ इस दिन का जश्न मनाया जाता है और साथ में पूरे फैमिली सिद्धप्पा के साथ फोटो खींचते हैं और पुराने सीएम को जेलस करवाते हैं। तो भले ही सिद्धप्पा सीएम बन चुका था, लेकिन पूरे राज्य पर पुष्पा राज कर रहा था। लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे थे। एक दिन पुष्पा की भाभी मुरली की पत्नी उसके घर आई और बताया कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। बदले में वे 2 करोड़ की मांग कर रहे हैं और न देने पर कावेरी को मार डालने की धमकी दे रहे हैं। जब यह बात पुष्पा को पता चली तो वो सीधे न्यूज चैनल पहुंचा और लाइव आकर किडनैपर्स को चेतावनी दी, अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, उसे सही सलामत छोड़ दो, वरना रहम की भीख भी नहीं मिलेगी। ये खबर सेंट्रल मिनिस्टर और सिद्धप्पा तक भी पहुंच गई। यहाँ पता चलता है कि किडनैपर सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे हैं। मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा को फोन करवाता है और कहता है वो मेरा भतीजा है, उसे बात करेंगे और कावेरी को छुड़वा देंगे, तुम कुछ मत करो। लेकिन पुष्पा कहता है मुझे सेंट्रल मिनिस्टर और सीएम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा को फोन करता है और 10 करोड़ की मांग करता है। यह पुष्पा को अकेले अड्डे पर बुलाता है। पुष्पा तैयार हो जाता है और हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचता है। पहुँचते ही पुष्पा फायरिंग करता है, लेकिन किडनैपर्स कहते हैं कि कावेरी उनके गन पॉइंट पर है। पुष्पा मजबूर होकर अपनी गन सौंप देता है। इसके बाद वे लोग पुष्पा को एक साड़ी पहनाता है, उसके हाथ पैर बांधकर उसे बेबस कर देते हैं और खूब मारपीट करते हैं। जब वे कावेरी के आबरू पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो पुष्पा गुस्से में आ जाता है। वो उड़कर मुंह से काट काट कर सभी को मार डालता है। आखिर में सेंट्रल मिनिस्टर का भाई और भतीजा भी मारे जाते हैं। मिनिस्टर को जब यह पता चलता है तो वो पागल हो जाता है। उधर पुष्पा के घर मुरली आता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो माफी मांगते हुए कावेरी की शादी का कार्ड देता है और कहता है अगर पुष्पा भाव शादी में नहीं आएंगे तो कावेरी मंडप में नहीं बैठेगी। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है कि कार्ड पर उसका नाम भी है। ये देखकर पुष्पा इमोशनल हो जाता है और पूरी फैमिली के साथ शादी में शामिल होता है। सभी एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वहीं सेंट्रल मिनिस्टर के घर मातम छाया हुआ था। तभी एक आदमी पार्सल लेकर आता है। जैसे ही वो मिनिस्टर के पास पहुंचता है, पहाड़ी से कोई ब्लास्ट कर देता है। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। पुष्पा 3 की घोषणा हो चुकी है, जिसका नाम होगा पुष्पा रिपेंस। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।